Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में जिसका टाइटल है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग और ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट द डॉन ऑफ फ्रीडम जैसे टॉपिक को जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। सेकंड टुडे आई कॉल वारिस शाह, ये टॉपिक पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। थर्ड पार्टीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये टॉपिक पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। चलिए इस टॉपिक को इस सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6। आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जब भी देखें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। द डॉन ऑफ फ्रीडम, फैज़ अहमद फैज़। तो द डॉन ऑफ द फ्रीडम को हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता का प्रभात या आज़ादी का सवेरा। ये एक पोयम है। पोयम मतलब कविता, दैट इज सुबह ए आज़ादी। उसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट दैट इज द पोएट सेज दिस न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम इज नॉट व्हाट दे होप्ड फॉर। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहता है कि यह नई यह नई आज़ादी की सुबह वह नहीं है जिसकी हम आशा करते थे। सेकेंड इट फील्स डैमेज्ड एंड टायर्ड नॉट ब्राइट एंड जॉयफुल, यह उज्जवल और आनंद में नहीं, यह घायल और थका हुआ महसूस होता है। थर्ड दे ड्रीम्ड ऑफ अ डॉन दैट वुड ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीस बट दिस वन डज नॉट। उन्होंने उस सुबह का सपना देखा था जो खुशी और शांति लाएगी, लेकिन यह वही नहीं है। फोर्थ दे स्टिल होप टू फाइंड अ ट्रू ब्राइट डे समवेयर इन द फ्यूचर। वे अब भी आशा करते हैं कि कहीं भविष्य में कोई सच्चा उज्जवल दिन उन्हें नसीब होगा। फिफ्थ देयर मस्ट बी अ सेफ एंड पीसफुल शोर फॉर टायर्ड पीपल टू रेस्ट। थके हुए लोगों के आराम करने के लिए कहीं एक सुरक्षित और शांति और शांत तट अवश्य होगा। सिक्स्थ द सैडनेस ऑफ द जर्नी मस्ट एंड समवेयर। यात्रा का दुख कहीं ना कहीं समाप्त होगा। अबाउट फैज़ अहमद फैज़, अब हम बात करेंगे फैज़ अहमद फैज़ के बारे में जिनका टाइम पीरियड है 1911 से लेके 1984 तक। बॉर्न इन सियालकोट नाउ इन पंजाब। तो फैज़ अहमद फैज़ का जन्म सियालकोट में होता है, ये प्लेस अब पाकिस्तान में है। ही सपोर्टेड लेफ्टिस्ट आइडियाज़ एंड अपोज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो देखिए लेफ्टिस्ट आइडियाज़ को हिंदी में कहते हैं वामपंथी विचार। तो हम कह सकते हैं ही सपोर्टेड लेफ्टिस्ट आइडियाज़ मतलब जो फैज़ अहमद फैज़ है उन्होंने वामपंथी विचारों का समर्थन किया एंड अपोज दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी सरकार का विरोध किया विच लेड टू हिम बीइंग जेल्ड, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल में डाल दिया गया। हिज फेमस पोइट्री बुक्स इंक्लूड, अब हम बात करेंगे उनके कुछ फेमस पोइट्री बुक्स अर्थात प्रसिद्ध कविता की पुस्तकें जैसे कि नक्श ए फरियादी, सेकंड दस्ते साबा, थर्ड जिंदान नामा। considered one of the greatest poet of South Asia in the 20th century। तो जो फैज़ अहमद फैज़ हैं उन्हें क्या समझा जाता है, 20वीं सदी के साउथ एशिया को हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशिया। तो कह सकते हैं 20वीं सदी के दक्षिण एशिया के महानतम कवियों में से जो फैज़ अहमद फैज़ हैं वो एक माने जाते थे। अब हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त 1947। फर्स्ट
People in Pakistan should stop thinking in terms of majority और minority groups. तो जो लोग हैं पाकिस्तान में कहीं ना कहीं उन्हें ये सोचना बंद कर देना चाहिए in terms of majority और minority groups. तो majority को कहते हैं that is बहुसंख्यक और minority को कहते हैं हिंदी में अल्पसंख्यक. तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये सोचना बंद कर देना चाहिए बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समूहों के संदर्भ में. नो डिफरेंस शुड बी मेड बिटवीन हिंदूज मुस्लिम. तो कोई भी डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं अंतर या फिर मतभेद. तो कोई भी अंतर या मतभेद नहीं होना चाहिए किनके बीच में, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच में, सिख क्रिश्चियन एट्सेट्रा. एवरीवन हर कोई, जिसमें आता है पठान, पंजाबी, शियाज, सुन्नी, बंगालीज एंड अदर्स, दे आर फ्री सिटीजन. तो ये सब कैसे सिटीजन है, फ्री सिटीजन है अर्थात स्वतंत्र नागरिक हैं. यू कैन, तो कहा जा रहा है कि तुम कर सकते हो. यू कैन को कहते हैं हिंदी में तुम कर सकते हो. फर्स्ट, गो टू योर ओन प्लेसेस ऑफ वर्शिप. तुम अपनी, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं अपने अपनी पूजा स्थलों पर जाएं. सेकंड, फॉलो एनी रिलीजन और बिलीफ यू चूज. इसका मतलब होता है आप जिस भी धर्म या विश्वास को चुनते हैं उसका पालन करें. Religion should be a personal matter, not something the state interferes with. तो इसे हम कह सकते हैं धर्म एक व्यक्तिगत विषय होना चाहिए, राज्य का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 7 को. चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. Today I call Waris Shah Amrita Pritam. Poem, that is Kavita. आज आखन वारिस शाह नु. First point, the poet asks Waris Shah, a famous Punjabi poet from history, to rise from his grave and see what has happened. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पोएट हैं अर्थात जो कवित्री हैं वो क्या कह रही हैं, कवित्री वारिस शाह से कहती हैं तुम अपनी कब्र से उठो, देखो अब क्या हो गया है. सेकेंड, सी सेज पंजाब इज क्राइंग अगेन जस्ट लाइक इन द ओल्ड ट्रैजिक स्टोरीज ही वंस रोट. तो जो अमृता प्रीतम है वो कहती हैं कि पंजाब फिर से रो रहा है जैसे कि उन्होंने एक बार जो उस दुखद कहानी को लिखी थी. थर्ड, मेनी डॉटर्स ऑफ पंजाब आर वीपिंग कॉलिंग आउट टू हिम फॉर हेल्प. इसे हम कह सकते हैं पंजाब की अनेक बेटियां रो रही हैं और वो सहायता के लिए पुकार रही हैं. फोर्थ, द लैंड इज फिल्ड विथ डेड बॉडीज एंड चिनाब रिवर इज फ्लोइंग विथ ब्लड. तो इसे हम कह सकते हैं कि द लैंड इज फिल्ड विथ डेड बॉडीज, मतलब धरती लाशों से भर गई है और चेनाब का जो जल है खून से क्या है, लबालब बह रहा है. फिफ्थ, रिवर्स आर कैरिंग दिस ट्रेजेडी एवरीवेयर. तो यहाँ पे देखिए ट्रेजेडी को हिंदी में कहते हैं त्रासदी. तो इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है, जैसे कि नदियाँ अपनी पीड़ा को हर ओर ले जा रही हैं, यह त्रासदी अब हर पार फैल रही है. सिक्स्थ, इवन फर्टाइल लैंड्स आर नाउ ग्रोइंग सीड्स ऑफ पेन एंड हेट्रेड. तो देखिए फर्टाइल लैंड को हिंदी में कहते हैं उर्वर भूमियाँ. तो इसे हम कह सकते हैं उर्वर भूमियाँ अब दर्द और घृणा के बीज उगा रही हैं. सेवन, द स्काइज आर फिल्ड विथ क्राइज ऑफ ग्रीफ, मतलब आसमान दर्द की आवाज़ों से भर गया है. एट्थ, इनसाइड पीपल्स हार्ट देयर इज डीप सोरो टर्निंग इवन म्यूजिक एंड हैप्पीनेस इनटू पेन एंड डिस्ट्रक्शन. तो हम कह सकते हैं इनसाइड पीपल्स हार्ट मतलब लोगों के दिलों में एक गहन शोक है. टर्निंग इवन म्यूजिक एंड हैप्पीनेस इनटू पेन एंड डिस्ट्रक्शन, जिसने संगीत और प्रसन्नता को भी दर्द और विध्वंस में बदल दिया है. अबाउट अमृता प्रीतम. अब हम बात करेंगे अमृता प्रीतम के बारे में जिनका टाइम पीरियड है 1919 से लेके 2005 तक. फेमस पंजाबी पोएट एंड फिक्शन राइटर. तो अमृता प्रीतम जो है वो एक फेमस पंजाबी पोएट है, मतलब पंजाबी कवित्री हैं, और एक फिक्शन राइटर है, मतलब कथा लेखिका हैं. वॉन मेनी अवार्ड्स, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि या इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, पद्मश्री अवार्ड हो गया, जननपित अवार्ड हो गया.
आफ्टर पार्टीशन शी मूव टू दिल्ली एंड मेड इट हर होम। तो पार्टीशन को हिंदी में कहते हैं विभाजन या फिर बंटवारा। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर पार्टीशन मतलब कि विभाजन के बाद या बंटवारे के बाद शी मूव टू दिल्ली, वो दिल्ली आ जाती हैं, एंड मेड इट हर होम, और उसे अपना घर बना लेती हैं। एडिटेड अ पंजाबी मैगजीन कॉल्ड नगमानी अंटिल हर डेथ। तो जो अमृता प्रीतम है वो क्या करती थी, वो एक पंजाबी मैगजीन को एडिट करती थी, मतलब इसे हम कह सकती हैं एक पंजाबी पत्रिका का संपादन किया करती थी अंटिल हर डेथ, जिसका नाम नगमानी था अर्थात नागमणि था। और उसे कब तक वो संपादित करती थी, अपनी मृत्यु तक। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू 15 अक्टूबर 1947। India has a large Muslim minority who cannot and should not be forced to leave. भारत में एक बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी है जिन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। दे मस्ट फील सेफ एंड फ्री इन इंडिया। तो इसे हम कह सकते हैं उन्हें भारत में सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। इफ मुस्लिम any hatred or bad treatment towards them will harm the unity of the country। मतलब इसे हम कह सकते हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या बुरा व्यवहार देश की एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। इफ मुस्लिम फील अनसेफ इट विल क्रिएट अ डेंजरस सिचुएशन फॉर एवरीवन। यदि मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं तो यह सभी के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड डिग्निटी। इसे हम कह सकते हैं सरकार का ये कर्तव्य है कि वह उनके अधिकारों और गरिमा की रक्षा करे। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 8 को। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन को हिंदी में कहते हैं विभाजन या फिर बंटवारा। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। और रिहैबिलिटेशन को हिंदी में कहते हैं पुनर्वास। What happened on 14-15 अगस्त 1947? 14-15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? Two new countries were created, India and Pakistan। इस दिन दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। This happened because of the partition of British India। यह ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण हुआ। The border was drawn to show which land belonged to each country। सीमाएं इस तरह तय की गई कि किस क्षेत्र का हिस्सा किस देश में होगा। The Muslim League believed in the two nation theory that Hindus and the Muslim were separate nations। मुस्लिम लीग दो राष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करती थी जिसके अनुसार हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं। They wanted a separate country for Muslims। वे मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहते थे जो पाकिस्तान बना, which became Pakistan। The Congress wanted India to stay united, but political issues in the 1940s। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस चाहती थी कि भारत एकजुट रहे, लेकिन 1940 के दशक की जो पॉलिटिकल इश्यूज थे अर्थात जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं and the British involvement led to Pakistan creation। और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन को हिंदी में कहते हैं विभाजन की प्रक्रिया। इंडिया वॉज स्प्लिट इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। इट वॉज पेनफुल एंड डिफिकल्ट टू कैरी आउट। इसे लागू करना दर्दनाक और कठिन था। एरियाज विद मुस्लिम मेजॉरिटीज वेंट टू पाकिस्तान एंड द रेस्ट स्टेड विद इंडिया। देखिए मेजॉरिटीज को हिंदी में कहते हैं बहुल क्षेत्र, मतलब कह सकते हैं हम इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। और रेस्ट को हिंदी में कहते हैं शेष, और शेष क्षेत्र भारत में रहे। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस, मतलब विभाजन की प्रक्रिया में जो समस्याएं आए उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, नो सिंगल ब्लॉक ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्र
एक संलग्न ब्लॉक के रूप में मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी ब्लॉक जो है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे संलग्न ब्लॉक के रूप, मतलब कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र एक संलग्न ब्लॉक के रूप में मौजूद नहीं थे। Muslims lived in the two main areas, west and east. मुस्लिम मुख्यतः दो क्षेत्रों में रहते थे, वेस्ट और ईस्ट में, मतलब पश्चिम और पूर्व में रहते थे। They were far apart, so Pakistan became two parts, that is West Pakistan and East Pakistan. और ईस्ट पाकिस्तान बाद में क्या बनता है? बांग्लादेश बनता है। तो हम कह सकते हैं यह क्षेत्र आपस में बहुत दूर थे, इसलिए पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, एक पश्चिम पाकिस्तान बना और एक पूर्व पाकिस्तान बना, जो कि बाद में बांग्लादेश बन जाता है। नॉट ऑल मुस्लिम वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो सभी मुसलमान थे वो पाकिस्तान से जुड़ना नहीं चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम उदाहरण के लिए समझते हैं, खान अब्दुल जफर खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, अपोज दी पार्टीशन। तो जो खान अब्दुल जफर खान थे, उन्होंने पार्टीशन अर्थात जो विभाजन था, जो बंटवारा था, उसको अपोज किया था, मतलब उसका विरोध किया था। His area Northwest Frontier Province was still made part of Pakistan. तो हम कह सकते हैं कि उनका जो क्षेत्र था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फिर भी पाकिस्तान का हिस्सा उसे बना दिया गया। अब हम बात करेंगे थर्ड, मिक्स पॉपुलेशन इन सम प्रोविंसेस। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कुछ प्रांतों में आबादी जो थी वो मिश्रित थी। पंजाब एंड बंगाल हैड बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम इन लार्ज नंबर्स। पंजाब और बंगाल दोनों में मुसलमान और गैर मुसलमान, नॉन मुस्लिम को हिंदी में कहते हैं गैर मुसलमान, बड़ी संख्या में रहते थे। दीज प्रोविंसेस वर स्प्लिट बेस्ड ऑन रिलीजन। इन प्रांतों को धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। बॉर्डर्स वर ड्रॉन क्विकली एंड पीपल डिड नॉट नो इफ दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान अंटिल 15 अगस्त। सीमाएं बहुत जल्दी तय की गईं और लोग 15 अगस्त तक यह नहीं जानते थे कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। दिस कॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड ट्रॉमा। कन्फ्यूजन को हम हिंदी में कहते हैं भ्रम, और ट्रॉमा कह सकते हैं आघात। तो इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं? इससे बहुत भ्रम और आघात हुआ। अब हम बात करेंगे फोर्थ, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, माइनॉरिटीज इन बोथ कंट्रीज। सबसे बड़ी समस्या दोनों देशों में अल्पसंख्यक ही थे। फर्स्ट, पार्ट आफ्टर पार्टीशन many Muslims were in India and many Hindu Sikhs were in Pakistan. विभाजन के बाद भारत में कई मुसलमान रह गए और पाकिस्तान में कई हिंदू और सिख रह गए या वो चले गए। दिस क्रिएटेड फियर, वायलेंस एंड माइग्रेशन। तो फियर को हिंदी में कहते हैं भय, वायलेंस को हिंदी में कहते हैं हिंसा, और माइग्रेशन को हिंदी में कहते हैं प्रवासन। तो हम कह सकते हैं इससे भय, हिंसा और प्रवासन की समस्या बढ़ गई। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 9। चलिए इस पेज में क्या लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। Many Hindus and Sikhs lived in areas that became Pakistan. कई हिंदू और सिख ऐसे इलाके में रहते थे जो पाकिस्तान बन गया। And many Muslim lived in areas that stayed in India, that is Punjab, Bengal and some parts of Delhi. और कई मुसलमान ऐसे इलाकों में जो कि भारत में बने, जैसे पंजाब, बंगाल और दिल्ली जैसे कुछ हिस्से। These people suddenly found themselves unwanted in their own homes. ये लोग एकाएक ऐसे घरों में नापसंद महसूस करने लगे where their families had lived for generation, जहां उनकी पीढ़ियों से परिवार रहते थे। When partition became certain, violence broke out in areas where one community was smaller in number. जब विभाजन की आशंका वास्तविकता में बन गई, तब उन क्षेत्रों में जहां एक समुदाय संख्या में छोटा था, वहां क्या हो गया? दैट इज द वायलेंस, मतलब वह हिंसा का उफान शुरू हो गया। No one had prepared for such violence, and leaders kept thinking it would stop soon, but it only got worse. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिंसा के लिए कोई तैयार नहीं था। नेता समेत सब आशा कर रहे थे कि यह संकट जल्दी शांत हो जाएगा, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा, यह केवल बढ़ता गया।
People had to leave their homes quickly, sometimes with only few hours notice. तो इसे हम कह सकते हैं लोगों को अपने घर बहुत जल्दी छोड़ना पड़ा, कभी कभी केवल कुछ घंटों का ही समय मिला। उम्मीद करती हूँ जो भी इस वीडियो में कंटेंट था वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।